हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 3 दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म भाग 4 में बच्चों आज हम देखेंगे रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल, अर्थात दिए गए द्विचर रेखिक समीकरण निकाय का हम ज्ञात करेंगे, वो भी ग्राफीय विधि से, ग्राफ पेपर की सहायता से। ग्राफ पेपर की सहायता से हल ज्ञात करना हमें आए, उसके लिए हमें समझना होगा द्विचर रेखिक समीकरण निकाय का ज्यामितीय अर्थ। बच्चों, एक बार फिर से हम देखते हैं कि क्या होता है द्विचर रेखिक समीकरण युग्म का ज्यामितीय अर्थ। इस प्रकार से x तथा y अर्थात दो चरों में जब आपके पास दो समीकरण होते हैं तो इन दोनों समीकरणों को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, द्विचर रेखिक समीकरण निकाय। और इस प्रकार का जो निरूपण होता है इसको हम बोलते हैं बीज गणितीय निरूपण। कौन सा निरूपण बच्चों? बीज गणितीय निरूपण, ठीक है। और जब हम इनमें से प्रत्येक समीकरण का ग्राफ पर प्रदर्शन करते हैं, अर्थात आलेख बनाते हैं, तो हमें मिलती हैं दो सरल रेखाएं। अर्थात ज्यामितीय रूप से ये जो समीकरण निकाय है या द्विचर रेखिक समीकरण युग्म है, किसको निरूपित करता है? सरल रेखा युग्म को, ठीक है। फिर हमने देखा था बच्चों कि ये जो दो सरल रेखाएं हैं इनकी तीन स्थितियां संभावित हैं। कितनी स्थितियां संभावित हैं द्विचर रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाओं की? तीन। कौन कौन सी? प्रतिच्छेदी रेखाएं, समांतर रेखाएं या फिर समपाती रेखाएं। जो हमारा द्विचर रेखिक समीकरण निकाय है या द्विचर रेखिक समीकरण युग्म है, वो या तो प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित करता है या समांतर रेखाओं को या समपाती को। अब देखिए बच्चों, अगर समीकरण a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 द्वारा निरूपित सरल रेखा ये वाली है, और ये जो सरल रेखा है वो कौन से समीकरण द्वारा निरूपित है? a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। तब बच्चों अगर रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी हैं। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है जिसको हम कह रहे हैं O, ये प्रतिच्छेद बिंदु O क्या होता है? इन दोनों रेखाओं पर स्थित होता है। जो बिंदु रेखा पर स्थित होता है बच्चों, वो क्या होता है? समीकरण का हल कहलाता है। अब देखो, O इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, इसलिए इस समीकरण का हल है। इस बिंदु पर जो x तथा y निर्देशांक है बच्चों, वो क्या हैं? इस समीकरण के हल हैं। ऐसे ही O इस वाली रेखा पर भी स्थित है, इसलिए x, y इस समीकरण के भी हल हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु पर x तथा y निर्देशांक क्या होते हैं? दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। अतः वही हमारे क्या होते हैं? ग्राफीय विधि से हम उन्हीं को कहते हैं अभिष्ट हल। द्विचर रेखिक समीकरण निकाय के अभिष्ट हल उन्हीं को कहते हैं बच्चों। मेरी बात आपको समझ में आई? क्या कहा मैंने? समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु का x तथा y निर्देशांक अभिष्ट हल होता है। जब भी आपको क्या करना रहेगा? ग्राफीय विधि से ऐसी समीकरण निकाय को हल करना होगा, द्विचर रेखिक समीकरण निकाय को हल करना रहेगा। तो अब आप क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण द्वारा निरूपित रेखा को ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे।
प्रतिच्छेद बिंदु के x तथा y निर्देशांक आप देख लेंगे, यही क्या होगा, हमारा अभिष्ट हल होगा। अब देखिए बच्चों, अगर रेखाएं समीकरणों a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं, तो क्या कोई प्रतिच्छेद बिंदु होगा? कोई भी प्रतिच्छेद बिंदु नहीं होगा। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं प्राप्त होने की स्थिति में हम कहते हैं कोई हल विद्यमान नहीं, कोई हल विद्यमान नहीं, अर्थात x तथा y के ऐसे कोई मान नहीं होंगे जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करें। फिर देखिए, अगर इन समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी हैं, समपाती हैं, तो कितने प्रतिच्छेद बिंदु होंगे? ये सारे बिंदु क्या होंगे, दोनों रेखाओं पर स्थित होंगे, अर्थात अनंत प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, और हम कहेंगे अनंत हल विद्यमान हैं। हम क्या कहेंगे, अनंत हल विद्यमान हैं। तो अगर हमारे पास बच्चों क्या है, एक द्विचर रेखिक समीकरण निकाय है, तो इसके 3 प्रकार के हल संभावित हैं। एक तो क्या, प्रतिच्छेदी रेखाओं की स्थिति में, अर्थात केवल एक हल, या हम कहें अद्वितीय हल। अगर समीकरण युग्म प्रतिच्छेदी रेखाओं को निरूपित कर रहा है, तो केवल एक हल होगा, अर्थात x तथा y का केवल एक ही ऐसा मान होगा जो दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। हम कहेंगे कि समीकरण निकाय के अद्वितीय हल विद्यमान हैं या केवल एक हल विद्यमान है। फिर अगर समीकरण निकाय द्वारा निरूपित रेखाएं समांतर है, तो हम कहेंगे कोई हल विद्यमान नहीं है। और अगर रेखाएं समपाती है, तो हम कहते हैं अनंत हल विद्यमान है। बच्चों, अब हम चर्चा करेंगे कि दिए गए समीकरण निकाय को बिना ग्राफ पे निरूपित किए कैसे पता करें कि ये रेखाएं समांतर होंगी, समपाती होंगी या फिर प्रतिच्छेदी होंगी। आइए बच्चों, हम सीख रहे हैं अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना कि द्विचर रेखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। देखिए बच्चों, बिना ग्राफ पेपर पे दिखाएं आप बता सकते हैं कि ये जो समीकरण निकाय है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, बिना ग्राफ पेपर की सहायता से हम इन अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कर सकते हैं कि इन दोनों द्वारा निरूपित जो रेखाएं हैं वो प्रतिच्छेदी हैं, समांतर है या समपाती। कैसे? देखिए बच्चों, अगर पहला केस, यदि a1/a2 ये अनुपात बराबर नहीं रहे b1/b2 के, तब रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होगी। अगर a1/a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो जो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी होंगी, अर्थात इन दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म कैसा होगा? प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म होगा। दूसरी स्थिति देखिए बच्चों, यदि a1/a2
बराबर हो B1 अपॉन B2 के, लेकिन इन दोनों का मान बराबर नहीं हो C1 अपॉन C2 के, तब बच्चों अगर ये अनुपात बराबर नहीं हो तब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होगी। तब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और तीसरी स्थिति देखिए बच्चों, तीसरी स्थिति, यदि ये तीनों अनुपात क्या हो जाएं? बराबर, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 रहे, तब रेखा युग्म या सरल रेखा युग्म हम कहें रेखाएं कैसी होंगी? एक ही स्थिति बच गई, वही समपाती होगी। कैसी होगी? समपाती होगी। देखिए, अगर आप निकालते हैं A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 C1 अपॉन C2 और A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है, तब रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर है, लेकिन इन दोनों का मान C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है, तब रेखाएं कैसी होंगी? समांतर होंगी। और अगर तीनों अनुपात बराबर आते हैं तब रेखाएं कैसी होंगी? समपाती होंगी। याद रखिए बच्चों, जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं तब हम कहते हैं अद्वितीय हल विद्यमान। अद्वितीय हल विद्यमान अर्थात केवल एक x तथा y का मान होगा जो कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा। समांतर के केस में हम क्या कहते हैं? कोई हल नहीं। अर्थात अगर समीकरणों द्वारा निरूपित रेखा जो हैं समांतर हैं तो फिर कोई हल विद्यमान नहीं होगा। और इस केस के अंदर, समपाती वाली केस के अंदर, हम कहते हैं अनंत हल। अर्थात x तथा y के ऐसे अनंत मान होंगे जो दोनों समीकरणों को क्या करेंगे? संतुष्ट करेंगे। ठीक है, आइए अब हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि कब तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कब कैसी समांतर होंगी या समपाती होंगी। देखिए, यहाँ उदाहरण में आपसे कहा गया है अनुपातों A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, अनुपातों की तुलना करके आपको बताना है। तो किस प्रकार से करते हैं? देखिए, भाग 1 इस उदाहरण का, दो समीकरण जो दी गई हैं उनको लिख लें, मानक रूप में लिख लें, अर्थात बराबर में 0 होना चाहिए। इस प्रकार से A1x प्लस B1y प्लस C1, यहाँ C1 तो है नहीं तो बराबर 0। ठीक है, दूसरा समीकरण है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। देखिए, A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान आप तभी निकाल पाएंगे अच्छे से जब आपके पास मानक रूप में होगा समीकरण। A1x प्लस B1y प्लस C1, पहले समीकरण से A1 B1 C1 और दूसरे समीकरण से A2 B2 C2 हम प्राप्त करते हैं। कैसे? देखिए, लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म की तुलना A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर पहले समीकरण की तो किससे तुलना कर लो? A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0। अर्थात x के साथ जो गुणांक है वो A1, y के साथ जो गुणांक है वो B1 और अचर जो पद है वो है C1। देखिए, A1 तो आपको मिल जाएगा 1, B1 आपको मिल जाएगा -2, C1 आपको मिल जाएगा 0 तथा A2 आपको मिल जाएगा 3, B2 आपको मिल जाएगा 4
और C2 आपको मिल जाएगा -20। फिर आप निकाल लीजिए अनुपात। अब हम निकाल लेंगे A1 अपॉन A2, कितना आया 1/3, B1 अपॉन B2 ये कितना आया -2/4 और हल करके लिखेंगे तो -1/2 तथा C1 अपॉन C2 आ जाएगा 0/-20 अर्थात 0। ठीक है, अनुपात निकालने के बाद बच्चों आप लिखेंगे जो स्थिति आपको मिली है। देखिए हमने निकाल लिया अनुपात। कौन सी स्थिति है? क्या पहली स्थिति है क्या A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2? दूसरी है या तीसरी है, ये आपको चेक करना है। यहाँ देखिए A1 अपॉन A2 का मान है 1/3, B1 अपॉन B2 का मान है -1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं? बिल्कुल बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे क्योंकि A1 अपॉन A2 बराबर नहीं है B1 अपॉन B2 के, अतः दिया गया द्विचर रेखिक समीकरण निकाय कह सकते हैं या युग्म कह सकते हैं। युग्म क्या करेगा? प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म को निरूपित करता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लैंग्वेज बनाते हुए लिखेंगे। पहले दोनों समीकरण लिखेंगे, फिर इससे तुलना करके A1 B1 C1 A2 B2 C2 के मान निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, देखेंगे कि तीनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति है। A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 मीन्स प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म अद्वितीय हल वाली स्थिति। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन C2 समांतर रेखाएं कहीं पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो कोई हल विद्यमान नहीं। A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2 संपाती रेखाओं की स्थिति अनंत हल विद्यमान। ठीक है, अब देखिए बच्चों याद कीजिए कि ये दोनों समीकरण हमारे पास बने थे कब? जब हमने किया था अखिला की समस्या का हल या अखिला की समस्या का ज्यामितीय निरूपण। उसमें हमारे पास किस प्रकार की रेखाएं आई थी ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं जो बिंदु 4,2 पर प्रतिच्छेद कर रही थी। अर्थात अखिला को कितनी सवारी करनी चाहिए? चरखी की सवारी 4 बार करनी चाहिए और हुपला कितनी बार खेलना चाहिए बच्चों? 2 बार। उस समस्या का हल हमें मिल गया 4,2, अर्थात चरखी की सवारी की संख्या 4 और हुपला खेलने की संख्या बराबर 2। कैसे? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था जिस बिंदु पर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं वही बिंदु क्या कहलाता है? द्विचर रेखिक समीकरण निकाय का हल कहलाता है। अर्थात x निर्देशांक x का हल, y निर्देशांक y का हल। ठीक है ना? तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल हमने बिना ग्राफ बनाए भी पता कर लिया है कि प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म प्राप्त होगा। ठीक है ना? अब देखिए अगला भाग 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0 पहली समीकरण, 4x प्लस 6y माइनस 18 दूसरी समीकरण। तो हमारा जो मानक रूप है द्विचर रेखिक समीकरण युग्म का, उससे तुलना कर लीजिए और A1 B1 C1 बता दीजिए, फिर A2 B2 और C2 बता दीजिए। देखिए A1 तो आपके पास हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा 3 और C1 आ जाएगा -9, A2 आ जाएगा 4, B2 आ जाएगा 6 और C2 आ जाएगा -18। फिर हम क्या करेंगे? रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या संपाती हैं, ये बताने के लिए हम निकाल लेंगे A1 अपॉन A2, कितना आ जाएगा 2/4 अर्थात 1/2, B1 अपॉन B2 3/6 अर्थात 1/2, C1 अपॉन C2 -9/-18 अर्थात ये भी कितना आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आप देख रहे हैं A1 अपॉन A2
B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों क्या हैं, बराबर हैं। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2, तीनों बराबर हैं। कैसा सरल रेखा युग्म प्राप्त होगा, ग्राफीय निरूपण करने पर समपाती सरल रेखा युग्म। जैसा कि मैंने आपको बताया था, स्थिति 3 A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 तीनों बराबर होने पर हमें किस प्रकार का सरल रेखा युग्म प्राप्त होता है, समपाती सरल रेखा युग्म। आप ऐसे भी देख सकते हैं बच्चों, ये जो दोनों समीकरण हैं उदाहरण संख्या 2 में दी गई हैं, रोमिला और सोनाली वाले उदाहरण में, जिसमें उनके पास पेंसिल और रबड़ की कीमत दी गई थी। हमने उसका ग्राफीय निरूपण किया था, किस प्रकार की सरल रेखाएं प्राप्त हुई थी, हमें समपाती सरल रेखाएं ही प्राप्त हुई थी। यहाँ हमने बिना ग्राफ की सहायता के सिर्फ अनुपातों की तुलना करके ज्ञात कर लिया है कि कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, समपाती सरल रेखाएं प्राप्त होंगी। फिर अगला देखिए, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये रही पहली समीकरण, A1 B1 C1 मिल जाएगा। ये रही दूसरी समीकरण, A2 B2 C2 मिल जाएगा। A1 अपॉन A2 बता दीजिए मुझे, 1/2। B1 अपॉन B2 मुझे बताइए क्या जाएगा, 2/4, अर्थात ये भी 1/2। और C1 अपॉन C2 बता दीजिए, -4/-12, ये कितना जाएगा बच्चों, 1/3। क्योंकि यहाँ पर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1 अपॉन C2 के। कौन सी स्थिति, दूसरी। कैसी सरल रेखा युग्म, समांतर सरल रेखा युग्म। बच्चों कैसी, समांतर सरल रेखा युग्म, सरल रेखा युग्म। अर्थात इस समीकरण निकाय के कोई हल विद्यमान नहीं है, एक भी x तथा y का ऐसा मान नहीं है जो दोनों को क्या करे, संतुष्ट करे। यह समीकरण भी बच्चों हमने पहले देखी है उदाहरण संख्या 3 में। देखिए, याद कीजिए, रेल की पटरियों द्वारा निरूपित समीकरण यही थे ना। और हमें कैसा ज्यामितीय निरूपण प्राप्त हुआ था, समांतर सरल रेखा युग्म। यहाँ बिना ग्राफ के सिर्फ हमने अनुपातों की तुलना करके बताया है, समांतर सरल रेखा युग्म आएगा। तो अगर आपसे कहा जाए अनुपातों की तुलना करके बताइए कि किस प्रकार की रेखाएं आएगी, समांतर आएगी, समपाती आएगी या प्रतिच्छेदी आएगी, तो आप बता सकते हैं बच्चों। आप ये भी बता सकते हैं कि दिए गए समीकरण निकाय के कोई हल नहीं होगा, अनंत हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। अब एक बात को समझिए बच्चों, जब किसी समीकरण निकाय के कम से कम एक हल विद्यमान हो, कम से कम एक हल विद्यमान हो, एक हल विद्यमान हो, तो ऐसे समीकरण निकाय को हम कहते हैं संगत समीकरण निकाय। क्या कहते हैं, संगत समीकरण निकाय, जिसका कम से कम एक हल विद्यमान हो। अर्थात मैं कह सकता हूँ A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल B1 अपॉन B2 तथा A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये कौन सी स्थिति है, अद्वितीय हल वाली। कौन सी, अद्वितीय हल वाली स्थिति। ये कौन सी स्थिति है, अनंत हल वाली स्थिति, अनंत हल वाली स्थिति। अर्थात इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं वाली स्थिति और समपाती रेखाओं वाली स्थिति। क्योंकि हमें पता है प्रतिच्छेदी रेखाओं में अद्वितीय हल होते हैं, समपाती रेखाओं में अनंत हल होते हैं, और दोनों ही स्थितियों में कम से कम एक हल तो जरूर विद्यमान होता है। इसलिए इन दोनों स्थितियों में समीकरण निकाय को हम क्या कहते हैं, संगत। अर्थात बच्चों हम अनुपातों की तुलना करके बता सकते हैं द्विचर रेखिक समीकरण निकाय युग्म संगत है या असंगत,
समझिए, अगर रेखाएं प्रतिच्छेदी हैं तो एक हल विद्यमान होगा, अगर रेखाएं समपाती हैं तो अनंत हल विद्यमान होंगे, और दोनों ही स्थितियों में समीकरण युग्म को हम बोलेंगे संगत। और यदि सरल रेखा युग्म कैसा है, समांतर है, तो हम क्या बोलेंगे, कोई हल विद्यमान नहीं, अर्थात समीकरण निकाय कैसा है, असंगत। ठीक है, तो संगत और असंगत के लिए अगर मैं स्थितियां देखूं तो मेरे पास क्या क्या बनेगी, a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2 होने पर क्या होता है समीकरण युग्म संगत। तीनों अनुपात बराबर हों, a1/a2 b1/b2 c1/c2, तीनों अनुपात बराबर हों तो भी समीकरण निकाय कैसा होता है, संगत। और लेकिन अगर बच्चों a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो c1/c2 के, अर्थात कोई हल विद्यमान नहीं हो, तो समीकरण निकाय होगा असंगत। कैसा होगा, असंगत। अब देखिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं कि दिया गया समीकरण निकाय संगत है या असंगत। यहाँ पर देखिए a1/a2 तो आपको मिल गया 1/3, b1/b2 आपको मिल जाएगा -2/4 मीन्स 1/2, और c1/c2 आपको मिल जाएगा 0, क्योंकि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो बताइए ये दोनों समीकरण निकाय, ये दोनों समीकरणों से बना समीकरण निकाय संगत है या असंगत। अद्वितीय हल का मतलब हो गया संगत, क्योंकि संगत किसको बोलते हैं बच्चों, जिसका कम से कम एक हल विद्यमान हो, तो संगत हो गया, क्योंकि अद्वितीय एक हल तो विद्यमान है ही ना। फिर देखिए रोमिला और सोनाली वाले समीकरणों को देखिए। यहाँ पर अभी हमने देखा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। समपाती सरल रेखाएं, कैसी, समपाती सरल रेखाएं अनंत हल, अर्थात समीकरण निकाय कैसा, संगत। और फिर देखिए बच्चों रेलवे पटरी वाले समीकरण, यहाँ पर हमने देख लिया कि a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि समीकरण निकाय कैसा है, असंगत, क्योंकि समांतर सरल रेखाएं आएंगी, कोई भी हल विद्यमान नहीं होगा। अब सारी बातों को एक साथ देखते हैं बच्चों, सारी बातों को एक साथ देखते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाई, फिर हम आएंगे ग्राफीय विधि से हल करने पर भी। देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ क्रम संख्या, फिर मैं बता दूंगा आपको स्थिति, और यहाँ मैं बता देता हूँ ग्राफीय निरूपण, फिर हम देखेंगे बीजगणितीय हल, और अंत में हम देखेंगे संगत या संगत देखेंगे कि कब संगत होगा कब असंगत होगा। समीकरण निकाय कौन सा, ये वाला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। पहली स्थिति, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, बताइए ग्राफीय निरूपण कैसा होगा, प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर होंगी या समपाती। तो इस स्थिति में हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रतिच्छेदी सरल रेखा युग्म। बीजगणितीय हल कैसे होते हैं, केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल। और संगत है या असंगत, तो आप बोलेंगे कि समीकरण युग्म कैसे हैं, संगत। दूसरी स्थिति, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं हो c1/c2 के। ग्राफीय निरूपण कैसा, समांतर हल कैसे,
कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और समीकरण युग्म कैसा? असंगत। समीकरण युग्म कैसा? असंगत। तीसरी और लास्ट स्थिति क्या है? A1/A2 बराबर हो B1/B2 के बराबर हो C1/C2 के। इस स्थिति में हम क्या कहते हैं बच्चों? रेखाएं जो प्राप्त होंगी समपाती, समपाती। हल जो होंगे अनंत हल होंगे। और संगत या असंगत के लिए आप बोलेंगे संगत। तो अगर आप ये सारणी अपने दिमाग में बैठा लेंगे तो आपके पास कई सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ ही आ जाएगा। ठीक है। अब बच्चों ये समझने के बाद हम समझेंगे दिए गए समीकरण युग्म का ग्राफीय निरूपण करके हल ज्ञात करना। देखिए उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 4। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12 संगत है, अर्थात इसका हल विद्यमान है। ये हमें जांच करनी है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। अगर ऐसा है तो ग्राफ के द्वारा हमें उनको हल भी करना है। तो देखिए ग्राफ से जांच करनी है, ग्राफ से ही हल ज्ञात करना है, तो ग्राफीय निरूपण करना होगा। और ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम बच्चों जानते हैं प्रत्येक समीकरण के कम से कम 2-2 हल तो हमें ज्ञात करने ही होंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे हल में, देखिए जो समीकरण निकाय हैं उनको लिख लीजिए x + 3y = 6 पहला समीकरण, ठीक है। और 2x - 3y = 12 ये दूसरा समीकरण। लिख लिया समीकरण निकाय। फिर हम बोलेंगे समीकरण 1 के लिए हल सारणी। समीकरण 1 क्या है? x + 3y = 6, x + 3y = 6 के लिए हल सारणी। इसके लिए हल सारणी तैयार करेंगे। एक चर के मान रखते जाएंगे, दूसरे के आते जाएंगे। ऊपर x वाले मान, नीचे y वाले मान। y का मान अगर आप 0 रखते हैं, y की जगह 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 6। y की जगह अगर आप 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा x + 3 × 1 = 6। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3। 2 हल हो गए। फिर देखिए समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2x - 3y = 12। 2x - 3y = 12 के लिए हल सारणी। इसके लिए हल सारणी तैयार कीजिए बच्चों। इस प्रकार से हल सारणी तैयार कीजिए। किसी एक चर के मान रखते जाइए, दूसरे के प्राप्त करते जाइए। y की जगह मैं फिर से 0 रखता हूं, लेकिन इस समीकरण में तो ये हो जाएगा 2 × x - 3 × 0 = 12। हल कर लीजिएगा बच्चों, x बराबर आ जाएगा 6। फिर अगर आप 1 रखेंगे तो ये उधर जाके जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 में 2 का भाग लगाएंगे 7.5, दशमलव संख्या हमें चाहिए नहीं, तो मैं y की जगह लिखता हूँ 2। y की जगह 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6। 3 दूनी 6 माइनस का 6 उधर जाके जुड़ जाएगा, 18 हो गया। 18 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। ठीक है ना। अब हम इसका क्या कर देंगे? ज्यामितीय निरूपण करेंगे और हल प्राप्त करेंगे। तो ग्राफ पेपर ले लें। ग्राफ पेपर पर x अक्ष और y अक्ष बना ले बच्चों। x अक्ष और y अक्ष बना लें। ठीक है। तो देखिए ये मैंने बना लिया है y अक्ष, ठीक है, इस तरीके से खड़ी रेखा, और ये इस तरीके से आडी रेखा यानी कि क्षैतिज रेखा क्या हो जाएगी? x अक्ष। ये हो गया x अक्ष। x o x डैश, मूल बिंदु को o बोलते हैं।
वाई ओ वाई डैश वाई एक्स हो गया। फिर हम कर देंगे इसका ग्राफीय निरूपण। उसके लिए लिखेंगे हम पैमाना। क्या लिखेंगे? पैमाना क्या है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। अब प्रत्येक हल को दिखा दीजिए जो कि बिंदु की स्थिति को निरूपित करेगा। किस पर? इस समीकरण द्वारा निरूपित रेखा के किसी बिंदु की स्थिति को निरूपित करेगा। तो 6,0 x पे 6 y पे 0, x पे 6 1 2 3 4 5 6 y पे 0। तो ये बिंदु आ जाएगा आपके पास 6,0। फिर अगला बिंदु है 3,1 x पे 3 y पे 1। ये बिंदु आ गया आपके पास 3,1। दोनों को मिलाइए और सरल रेखा खींच दीजिए। दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए सरल रेखा खींच देंगे तो इस प्रकार की सरल रेखा हमें मिलेगी। ये सरल रेखा मिल जाएगी। ठीक है, किस समीकरण की है? x प्लस 3y बराबर 6। x प्लस 3y बराबर 6 समीकरण द्वारा निरूपित रेखा ये। फिर दूसरे समीकरण के हलों को प्रदर्शित करेंगे, उसके द्वारा निरूपित सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। 6,0 ऑलरेडी निरूपित है। 9,2 x पे 9 y पे 2। तो ये 6 7 8 9 y पे 2 यहाँ पहुँच जाएंगे। 9,2 दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे, सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। ये हो गई समीकरण 2 द्वारा निरूपित सरल रेखा। समीकरण 2 क्या है बच्चों? समीकरण 2 है 2x माइनस 3y बराबर 12। तो ये किसकी लाइन हो गई? 2x माइनस 3y बराबर 12 की। अगर हम देखें प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं और प्रतिच्छेद बिंदु अगर मैं देखूं तो वो क्या है? 6,0। अतः अभिष्ट हल क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा x बराबर 6 और y बराबर 0। अर्थात ये वो मान है जो दोनों समीकरणों को क्या करते हैं? संतुष्ट। बताइए कि दोनों समीकरण संगत है या असंगत? तो क्योंकि हल विद्यमान है इसलिए कैसे हैं? संगत समीकरण निकाय हैं। कैसे हैं? संगत समीकरण निकाय। तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करने के लिए आप करते हैं ग्राफीय निरूपण, जहां प्रतिच्छेद करती हैं x निर्देशांक x का हल, y निर्देशांक y का हल। ठीक है, प्रतिच्छेद नहीं करती, समांतर रेखाएं हैं तो हम क्या कहते हैं? समांतर सरल रेखा युग्म, कोई हल विद्यमान नहीं। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले उदाहरण की तरफ। उम्मीद करता हूँ ये अच्छे से समझ में आ गया है आपको। देखिए उदाहरण संख्या 5। ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। ग्राफ बना के ज्ञात करना है बच्चों, अनुपातों की तुलना करके ज्ञात नहीं करना है कि किस प्रकार का हल है। ग्राफ बनाइए और फिर ज्ञात करना है कि इसका हल किस प्रकार से। तो पहले जो समीकरण दिए गए हैं हम उनको मानक रूप में लिखेंगे। देखिए हल में हम सर्वप्रथम जो समीकरण निकाय दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ये है 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0। पहला समीकरण मानक रूप में ही है, ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में है। लेकिन अगर मैं देखूं दूसरे को 3x माइनस 24/5y प्लस 3/5 बराबर 0, तो ये समीकरण में क्या है? भिन्नात्मक राशियां हैं। इन भिन्नात्मक राशियों से बचने के लिए आप क्या करें? जो हर हैं इनका एलसीएम ले लें और एलसीएम से सारे समीकरण को गुणा कर दें। भिन्न के जो हर हैं वो है 1, 5 और 5।
सारे समीकरण को जब आप 5 से गुणा करोगे तो इस समीकरण को हम लिख सकते हैं 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर क्या बच्चों 0। देखो 5 से इसको गुणा करेंगे 15x आ जाएगा, इसको 5 से गुणा करेंगे 5 से 5 कट जाएगा, 24y आ जाएगा, इसको 5 से गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा। ये हो गया समीकरण संख्या 2। ठीक है, अब ग्राफ द्वारा जांच करनी है तो ग्राफीय निरूपण करना पड़ेगा। ग्राफीय निरूपण करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल निकालेंगे। तो लिखेंगे क्या बच्चों, हम लिख देंगे समीकरण 1 क्या है, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0, 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 प्लस 1 बराबर 0 के लिए हल सारणी। तो इसके लिए हल सारणी तैयार करेंगे। देखिए किस प्रकार से करनी है, इस तरीके से एक आप क्या बना ले, सारणी बना लें। x और y के मान हम यहाँ रखेंगे, x के मान इधर रखेंगे। किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसको भी समझिए बच्चों, उसको भी समझिए। यहाँ पर एक चर के मान रखते जाइए, दूसरे के पता करते जाइए। तो अगर मैं रखता हूँ, देखो 5x माइनस 8y प्लस 1 बराबर 0 है, तो 5x बराबर हो जाएगा 8y माइनस 1 और x बराबर हो जाएगा बच्चों 8y माइनस 1/5। इस चर x को सेपरेट करने का क्या फ़ायदा हो गया, आपको पता चल गया कि y का ऐसा मान रखना है जिसको 8 से गुणा कर दें और फिर 1 घटा लें तो 5 से विभाजित होना चाहिए। अब देखिए अगर आप रख रहे हैं y बराबर 2, तो y बराबर 2 रखने पर जब आप y के स्थान पे 2 रखेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में से 1 घटेगा 15, 15 में 5 का भाग लगाएंगे, x का मान आ जाएगा 3। कैसे, देखिए x बराबर 8 y की जगह 2 माइनस 1/5, x बराबर आ जाएगा 16 माइनस 1/5, x बराबर बच्चों समझ में आ गया 3 आ जाएगा। जब y का मान 2 है तो x बराबर 3 आ जाएगा। फिर देखिए y बराबर अब क्या रखें, अगर आप 3 रखेंगे तो 24 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 24 माइनस 1 हो जाएगा 23 और 23/5 x का मान आएगा, जो कि ग्राफ में हम नहीं दिखा पाएंगे। 4 रखेंगे तो 8 चौक 32 माइनस 1 33। ठीक है, इस तरीके से आएगा। माइनस का कोई मान रख के देखिए बच्चों, माइनस का 1 रखेंगे तो -8 माइनस 1 -9 हो जाएगा, -2 रखोगे तो -16 माइनस 1 क्या हो जाएगा -17, -3 अगर आप रखते हो तो काम बन जाएगा। तो इस तरीके से प्लस और माइनस के मान रख के देखिएगा। y बराबर -3 रखने पर आपको मिलेगा x बराबर 8 गुणा -3 माइनस 1/5। देखिए x बराबर आ गया -24 माइनस 1/5, x बराबर आ जाएगा -5। क्यों आ जाएगा -5? क्योंकि -24 माइनस 1 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे, -25। -25 में 5 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, -5। अतः सारणी हो गई हमारी कंप्लीट। यहाँ अगर 2 है y का मान तो x का मान 3, y का मान अगर -3 है तो x का मान है -5। ठीक है, इसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, समीकरण 2 के लिए भी सारणी तैयार कर लेंगे। समीकरण 2 के लिए तो लिखेंगे समीकरण 2 क्या है बच्चों, समीकरण 2 है 15x माइनस 24y प्लस 3 बराबर 0। 15x माइनस 24y
प्लस 3 बराबर 0 के लिए हल सारणी, तो इसके लिए हल सारणी तैयार करेंगे इस प्रकार से। x और y के दो दो ऐसे मान निकालेंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करें। अब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ से 15x को सेपरेट करूँ तो 24y माइनस 3 आएगा, और फिर x का मान निकालूं तो आएगा 24y माइनस 3/15। क्या कर लेंगे हम, देखिए बच्चों, y के मान रखते जाएंगे, x के मान आते जाएंगे। इस तरीके के मान रखेंगे, इस तरीके के मान रखेंगे कि 15 से विभाजित हो जाए 3 घटाने के बाद। 24 गुणा y माइनस 3 किससे विभाजित हो जाए, 15 से विभाजित हो जाए। तो y का मान अगर आप 1 रखते हैं तो ये आ जाएगा 24 गुणा 1 माइनस 3 अर्थात 21/15 विभाजित नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 24 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा, 48 माइनस 3 45, वो हो जाएगा विभाजित। तो देखिए y बराबर 2 रखने पर x बराबर आ जाएगा आपके पास 24 गुणा 2 माइनस 3/15। x बराबर आ जाएगा 24 दूनी 48 माइनस 3/15। x बराबर कितना आ जाएगा, 3। x बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर 3 रख के देखिए, 4 रख के देखिए 15 से विभाजित कब होगा। y की जगह बच्चों यहाँ पर भी हम रख देते हैं -3, तो उससे क्या होगा, देखिए y बराबर -3 रखने पर क्या आपको x का मान मिल जाएगा, 24 गुणा -3/15, और यहाँ से x का मान आ जाएगा 24 या 72 -3/15। कितना हो गया बच्चों, x बराबर -75/15। यहाँ पर भी आ गया है x का मान -5। तो जब y का मान 2 है तो x का मान 3, जब y का मान -3 है तो x का मान -5। क्या वही सारणी मिली जो इसमें मिली? तो हमें समझ में आ गया कि किस प्रकार की रेखाएं आने वाली हैं, समपाती रेखाएं आने वाली हैं, क्योंकि इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ चाहे से इन दोनों बिंदुओं को मिलाओ, रेखा तो एक ही बनेगी। आइए बना के भी देख लेते हैं, बच्चों। ग्राफ पेपर ले लें, y अक्ष और x अक्ष बना लें, y अक्ष और x अक्ष बना लें इस तरीके से। ये तो आपके पास आ गया x डैश, ये आ गया आपके पास y डैश। जहाँ दोनों x प्रतिच्छेद करते हैं उसे हम कहते हैं मूल बिंदु। ठीक है, उसको निरूपित किससे करते हैं, o से। अब देखिए प्रत्येक हल को निरूपित कीजिए। 3,2 यहाँ आ जाएगा बिंदु। दूसरा बिंदु कौन सा है, दूसरा बिंदु है -5, -3। x पे -5 1 2 3 4 5, y पे -3 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। ये हो गया -5, -3। ये बिंदु हो गया आपके पास 3,2। दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। दोनों को मिला दीजिए और सरल रेखा प्राप्त कर लीजिए। इस प्रकार की सरल रेखा आपको मिलेगी दोनों समीकरणों के लिए। देखिए पहला समीकरण था 5x - 8y + 1 बराबर 0। 5x - 8y + 1 बराबर 0। और दूसरा समीकरण क्या था, दूसरा समीकरण था 15x - 24y + 3 बराबर 0। 15x - 24y + 3 बराबर 0।
ये दूसरा समीकरण था। दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं, अर्थात किस प्रकार की रेखाओं को निरूपित कर रहे हैं, समपाती रेखाएं। और समपाती रेखाओं के केस के अंदर हमने कहा था किस प्रकार के हल होते हैं, अनंत हल विद्यमान होते हैं। यही हमसे पूछा भी गया है कि ग्राफ बनाकर बताइए कि क्या है समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अनंत हल, या बच्चों हम लिखेंगे अपरिमित रूप से अनंत हल। क्या लिखेंगे, अपरिमित रूप से अनंत हल। ठीक है, दोनों समीकरण एक ही रेखा को प्रदर्शित करेंगे, हल हो जाएगा अपरिमित रूप से अनेक हल विद्यमान हैं। ठीक है, उदाहरण संख्या 5 में कहीं कोई दिक्कत नहीं, दोनों समीकरण क्या हैं, एक ही रेखा को निरूपित कर रहे हैं। आप देख भी सकते हैं बच्चों, देख भी सकते हैं A1/A2 बराबर है कितना, 5/15 अर्थात 1/3। B1/B2 बराबर है -8/-24 अर्थात 1/3 तथा C1/C2 ये भी आपके पास है 1/3। तीनों अनुपात बराबर हैं। किस प्रकार की सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करेंगे दोनों समीकरण, समपाती को, क्योंकि जब तीनों अनुपात बराबर होते हैं तो समपाती सरल रेखा युग्म प्राप्त होता है। ग्राफ बनाकर भी हमने देखा कैसा प्राप्त हुआ, समपाती सरल रेखाएं। इस स्थिति में हल कैसे होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनंत हल होते हैं बच्चों। ठीक है ना, अब कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण संख्या 6। चंपा एक सेल में कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। चंपा क्या करने गई है, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई है एक सेल में। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, अर्थात उसने कुल कितनी पैंट खरीदी और कुल कितने स्कर्ट खरीदे, ये जब उसकी सहेलियों ने पूछा तो उसने उत्तर दिया। चंपा क्या कह रही है अपनी सहेलियों से, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यही वो शर्त है जिससे हमें क्या मिलेंगे, बीजीय समीकरण मिलेंगे, बीजगणितीय निरूपण हम कर पाएंगे इस समस्या का। पढ़ते हैं ध्यान से। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। फिर आगे क्या बता रही है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। सहेलियों को यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी स्कर्ट और कितनी पैंट खरीदी। तो देखिए बच्चों, आइए उनकी सहेलियों की मदद करते हैं, चंपा की सहेलियों की। तो हमें जो चीज़ पता करनी है हम उसे मान लेते हैं। क्या पता करना है, चंपा ने कितनी पैंट और कितनी स्कर्ट खरीदी। तो मान ले बच्चों, माना कि चंपा ने X नग पैंट व Y नग क्या खरीदी, स्कर्ट खरीदी। X नग पैंट और Y नग स्कर्ट खरीदी। ठीक है, यही कहा, कितनी नग खरीदी, X नग पैंट और Y नग स्कर्ट खरीदी। फिर देखिए दी गई कंडीशन में रख दीजिए, उसने क्या कहा था, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। देखिए स्कर्ट कितनी खरीदी, Y, पैंट कितनी खरीदी, X। ये जो स्कर्ट की संख्या है Y, स्कर्ट की संख्या है Y, वो पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है।
अर्थात y बराबर है 2x माइनस 2। ठीक है, फिर दोबारा उसने क्या कहा, स्कर्ट की संख्या y, खरीदी गई पेंटों की संख्या कितनी है, पेंटों की संख्या x की 4 गुनी से भी 4 कम है, 4 गुनी से भी क्या है, 4 कम है। तो ये दो बातें उसने बताई कि आप क्या करें, पेंटों की संख्या से को 2 गुना करके 2 कम कर देंगे तो भी स्कर्ट की संख्या आ जाएगी, और पेंटों की संख्या का 4 गुना करके उससे 4 कम करेंगे तो स्कर्ट की संख्या आ जाएगी। अब हम लिखते हैं बच्चों किस प्रकार से अपने उत्तर को अपने हल को लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले हमने लिख दिया है, माना कि चंपा ने x नग पेंट व y नग स्कर्ट खरीदी। फिर हम लिखेंगे प्रश्नानुसार जो 2 समीकरण बनेंगे वो, स्कर्ट की संख्या क्या है, स्कर्ट की संख्या है 2 गुनी पेंटों की संख्या से 2 कम, तथा स्कर्ट की संख्या है 4 गुनी पेंटों की संख्या से 4 कम। यहाँ से तो एक समीकरण आपके पास आ गया 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, यहाँ से एक समीकरण आपके पास आ गया 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, समीकरण संख्या 2। ये हो गया बीज गणितीय निरूपण। और हमें ज्ञात करना है x और y के ऐसे मान जो इन दोनों समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करें। कौन सी विधि काम में लेंगे बच्चों, हम काम में लेंगे ग्राफीय विधि। और ग्राफीय विधि को से हल करने के लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रत्येक समीकरण के 2-2 हल निकालने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए हल सारणी, समीकरण 1 के लिए हल सारणी किस प्रकार की होगी, इस प्रकार की। x तथा y के मान इसमें हम रखेंगे सारणी में। देखिए अगर आप x बराबर रखते हैं 1 तो y बराबर आ जाएगा 0। x के स्थान पे 1 रख के देखिए 2 गुणा 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, y यानी कि 0। फिर देखिए x के स्थान पर अगर आप 2 रखते हैं तो y के स्थान पे भी कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 भी 2 ही होता है। तथा अब हम लिखते हैं समीकरण 2 के लिए हल सारणी। 2 के लिए हल सारणी पता कर लीजिए। किस प्रकार से पता करते हैं बच्चों, एक चर के मान रखते जाइए, दूसरे के आते जाएंगे x y। अब इस समीकरण में रखिए x के स्थान पर 1 रखेंगे y 0 आ जाएगा, x के स्थान पे 2 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोनों समीकरणों के लिए हल सारणी तैयार होने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाओं को ग्राफ पेपर पे दिखाएंगे। तो देखिए बच्चों ग्राफ पेपर पे दिखाते हैं। ये लो y अक्ष, ये हमारा x अक्ष, x डैश, y डैश। जहाँ दोनों प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को बोलेंगे मूल बिंदु O। जो बिंदु आपके पास आए हैं हल सारणी में उनको दिखाते हैं। 1,0, 1,0 ये रहा बिंदु 1,0। दूसरा बिंदु क्या है, 2,2, x पे 2 y पे 2, ये रहा 2,2। इन दोनों को मिला देंगे और सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। दोनों को मिला देंगे और सरल रेखा प्राप्त कर लेंगे। इस प्रकार की सरल रेखा बच्चों हमें मिल जाएगी। किस समीकरण की, पहले समीकरण की। पहला समीकरण क्या है,
पहला समीकरण है 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, फिर दूसरे समीकरण के हलों को दिखाएंगे। वही 1,0 इसमें भी है, 2,4 x पे 2 y पे 4 ये रहा। ठीक है, इसको और इस दोनों बिंदुओं को मिलाकर 1,0 और 2,4 को मिलाकर सरल रेखा खींच दीजिए बच्चों। इस प्रकार की सरल रेखा आपको मिलेगी। कौन से समीकरण की? दूसरे समीकरण की। समीकरण क्या है? 4x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। दोनों रेखाएं कैसी हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? प्रतिच्छेद बिंदु हमारे पास है 1,0। अतः बच्चों x का मान 1 और y का मान 0। x का मान 1 और y का मान 0। इसका मतलब चंपा ने चालाकी दिखाई है, अपनी सहेलियों को थोड़ा मूर्ख बनाया है। उसने कहा कि कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदी। पैंट कितनी खरीदी थी उसने? x। स्कर्ट कितनी खरीदी थी? y। x का मान कितना आया? 1। स्कर्ट का मान कितना आया? 0। इसका मतलब उसने स्कर्ट खरीदी ही नहीं और अपनी सहेलियों को बोल रही है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। और क्या बच्चों? स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। तो देखिए ये वो मान है जो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करते हैं। 1,0। उसने कितनी पैंट खरीदी? उसने 1 पैंट खरीदी, 1 नग पैंट खरीदी और 0 नग स्कर्ट खरीदी। इसका मतलब उसने स्कर्ट नहीं खरीदी बच्चों। समझ में आ गया? चंपा की सहेलियों की समस्या हमने सुलझा दी है। हालांकि चंपा ने कोई झूठ नहीं बोला, उसने सही बताया। चंपा की सहेलियों को अब पता चल जाएगा जब हमारा वीडियो देखेगी वो। x बराबर 1 और y बराबर 0, खरीदी गई पैंटों की संख्या 1 और स्कर्ट की संख्या कितनी बच्चों? 0। उम्मीद करता हूँ आज जो मैंने आपको बताया, अनुपातों की तुलना करके ये जांच करना कि रेखाएं समांतर हैं, प्रतिच्छेदी हैं या समपाती हैं, हलों की प्रकृति अद्वितीय है, अनंत हल विद्यमान है या कोई हल विद्यमान नहीं है, दिया गया समीकरण निकाय संगत है या असंगत, ये आपको समझ में आ गया। और ग्राफीय विधि से द्विचर रैखिक समीकरण युग्म को किस प्रकार से हल किया जाता है ये भी आपने समझ लिया है। पढ़ते रहिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।